ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी जिनका नाम ज्याओवू होता है। वह अपनी बेटी जिसका नाम बेबे होता है, वे बेबे को अपने हाथों में उठाकर एक हॉस्पिटल में आती है। वे बहुत परेशान होती हैं और हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगती है। ज्याओवू डॉक्टर के पैरों में गिरकर अपनी बेटी को बचाने की रिक्वेस्ट करती है और वह डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाकर एडमिट कर देता है। अब ज्याओवू हेवन को कॉल करती है जो कि उनका हस्बैंड होता है। वह किसी और औरत के साथ एक रूम में होता है जिनका नाम ह्यू कैक्सिन होता है। हेवन ज्याओवू की कॉल नहीं उठाता है, जिससे ज्याओवू और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उधर रूम के अंदर ह्यू कैक्सिन हेवन से ज्याओवू को डिवोर्स देने के लिए बोलती है, क्योंकि हेवन ह्यू कैक्सिन से पहले ही ज्याओवू को डिवोर्स देने के लिए बोल चुका था। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर ली ज्याओवू को आकर बताता है कि उनकी बेटी को ल्यूकेमिया है, जो दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर ली ज्याओवू को सर्जरी करने के लिए बोलते हैं, जिसका खर्च 5 लाख रुपए होगा, और उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए बोलकर डॉक्टर ली वहां से चले जाते हैं। ये सुनकर ज्याओवू बहुत परेशान होती है और भगवान को कोसने लगती हैं। अब आगे ज्याओवू और उनकी बेटी बेबे हॉस्पिटल के रूम में बैठकर बातें करते रहते हैं, जिसमें बेबे अपनी मॉम से पूछती है कि क्या लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं। ज्याओवू हाँ बोलती है। तब बेबे बोलती है, तो मैं आसमान का सबसे चमकीला तारा बनूंगी। जिसे सुनकर ज्याओवू रूम से बाहर आ जाती है और रोकर भगवान को कोसने लगती है और उनसे हेल्प मांगने लगती है। अब आगे ज्याओवू डॉक्टर ली के पास आती है। ली ज्याओवू को बताते हैं कि बेबे के साथ आपका बोन मैरो मैच नहीं हुआ। ये बात सुनकर ज्याओवू को बिलीव नहीं होता और वह डॉक्टर ली के पैरों में गिर जाती है और अपनी बेटी को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसमें डॉक्टर उन्हें समझाकर भेज देते हैं कि हमारा हॉस्पिटल न्यूबॉर्न मैरो की तलाश करेगा, आप बेफिक्र रहे। अब ज्याओवू को बेबे हॉस्पिटल की गैलरी में खड़ी मिलती है, जिसे देखकर ज्याओवू भागकर उसके पास आती है और बेबे को बेड पर ले जाकर उससे प्यारी प्यारी बातें कर कर सुला देती है। अब अगले दिन ज्याओवू बेबे को अपने साथ घर लेकर चलती है और उसे अच्छी नींद लेने के लिए बोलती है। इधर हेवन और ह्यू कैक्सिन एक साथ रूम में होते हैं। ह्यू कैक्सिन हेवन से आज डिवोर्स लेने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं जाकर डिवोर्स की बात कर लेती हूँ। ये सुनकर हेवन वहाँ से चला जाता है। अब ज्याओवू बेबे को घर ले आती है, जहाँ पर हेवन की मॉम ज्याओवू से रात भर बाहर रहने के लिए पूछती है और ज्याओवू बेबे की बीमारी के बारे में हेवन की मॉम को बताती है, जिसे सुनने के बाद हेवन की मॉम उनका बिलीव नहीं करती और उन्हें भला बुरा सुनाकर वहां से चली जाती है। हेवन की माँ की बातों से ज्याओवू को पता चलता है कि हेवन उन दोनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और फिर ज्याओवू बेबे को समझाकर को ग्रोसरीज का सामान लेने के लिए जैसे ही घर से निकलती है तो बाहर हु कैक्सिन मिल जाती है। ज्याओवू हु कैक्सिन को जानती नहीं थी। हु कैक्सिन ज्याओवू को बताती है कि मैं हेवन की लवर हूँ, जिसे सुनकर ज्याओवू शॉक हो जाती है और वे दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में ज्याओवू को पता चलता है कि कल रात हेवन हु कैक्सिन के साथ ही था। हु कैक्सिन ज्याओवू से हेवन को डिवोर्स देने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर ज्याओवू को बहुत सैड फील होता है। वहां पर ज्याओवू को पता चलता है कि ह्यू कैक्सिन हेवन से सिर्फ पैसों के लिए प्यार करती है। ह्यू कैक्सिन ज्याओवू को बताती है कि हेवन ने उससे शादी करने का वादा किया है और तुम्हें हेवन को डिवोर्स देना ही पड़ेगा, जिसे सुनकर ज्याओवू वहां से चलने लगती है। तभी ज्याओवू वापस आकर हु कैक्सिन के मुंह पर पानी गिरा देती है और वहां से चली जाती है। अब ज्याओवू अपने घर के सोफे पर बैठकर हेवन का वेट करती रहती है। तभी हेवन बाहर से आता है और ज्याओवू को सोफे पर बैठा देख उसे खाना बनाने के लिए बोलता है। जब ज्याओवू हेवन के सामने डिवोर्स के पेपर रखती है और 5 लाख रुपए मांगती है और 5 लाख रुपए बेबे के लिए मांगती है, जिन्हें हेवन देना नहीं चाहता है और ज्याओवू को डिवोर्स देने के लिए नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। ज्याओवू बताती है कि मुझे तुम्हारे और हु कैक्सिन के बारे में सब पता चल गया है, जिसे सुनकर हेवन शॉक हो जाता है और बताती है आज हु कैक्सिन मुझसे मिलने आई थी और वह बता रही थी कि मैंने तुम्हें अपनी बच्ची को लेकर धमकी दी है। इसके बाद ज्याओवू हेवन को डिवोर्स देने के लिए 5 लाख रुपए मांगती है और 5 लाख रुपए बेबे के लिए मांगती है, जिसे देने से हेवन फिर से ना कर देता है और ज्याओवू को जाने के लिए बोलता है, जिससे ज्याओवू बताती है कि नहीं, अभी बेबे का हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं दिया गया है। इसके बाद ज्याओवू सिर्फ बेबे के लिए ही 5 लाख रुपए मांगती है और हेवन उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है, जिसमें सिर्फ 1 लाख रुपए होते हैं। इसके बाद ज्याओवू बेबे को बुलाती है और अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है और हेवन भी उन्हें गेट आउट बोलकर निकाल देता है। अब ज्याओवू और बेबे रास्ते में जाते रहते हैं। ज्याओवू बेबे से बोलती है कि क्या तुम मुझे इसके लिए जिम्मेदार मानती हो? तब बेबी कहती है कि नहीं मोम, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो
और मैं आपके साथ ही रहना पसंद करूंगी। और बेबे रास्ते में बेहोश हो जाती है, जिसे लेकर जियाओवू फिर से हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और डॉक्टर ली से बेबे को बचाने के लिए बोलती है। डॉक्टर ली बेबे को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है और सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए के लिए बोलता है, जिससे जियाओवू परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही थे जो कि हेवन ने दिए थे। अब जियाओवू और बेबे एक बेड पर बैठी हुई बातें करती रहती हैं और जियाओवू कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और बेबे कहती है कि मॉम मैं 1000 साल जीना चाहती हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब जियाओवू बेबे के लिए नाश्ता लेने नीचे चली जाती है। अब हॉस्पिटल में हुक एक्सिन आती है, जिसे रास्ते में जियाओवू नहीं देख पाती है और हुक एक्सिन हेवन के पास कॉल करती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी बिल्कुल सही है। अब ह्यूक एक्सिन बेबे को रूम में देख लेती है और रूम के अंदर चली जाती है और बताती है कि मैं तुम्हारी न्यू मॉम हूँ और मैं तुम्हारे डैड से शादी करने जा रही हूँ। जिसे सुनकर बेबे ह्यूक एक्सिन से कहती है कि आप एक बुरी आंटी हैं और बेबे रोने लगती है। जैसे ही ह्यूक एक्सिन रूम में से जाती है तो जियाओवू रूम में नाश्ता लेकर आ जाती है और वह बेबे को रोते हुए और डरा हुआ देखती हैं, जिसे देखकर जियाओवू समझ जाती है कि रूम में कोई आया था और बाहर आकर नर्स से पूछती है कि क्या कोई रूम में गया था जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। और जियाओवू हुक एक्सिन को रोक लेती है। तुम पागल हो कहकर एक स्लैप मार देती है और कहती है कि हमें परेशान करना बंद करो, मैंने आज तुम्हें मारा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया। और कहती है कि तुम्हें हेवन से नहीं, हेवन के पैसों से प्यार है। जिसे सुनकर ह्यूक एक्सिन एंग्री हो जाती है और कहती है कि मैं हेवन से प्यार करती हूँ और मैंने जब तक इंतज़ार किया जब तक तुम्हारा और हेवन का डिवोर्स नहीं हो गया। अब जियाओवू वहां से जाती रहती है, लेकिन ह्यूक एक्सिन पीछे से बेबे की बीमारी का मजाक बनाती है, जिसे सुनकर जियाओवू एंग्री हो जाती है और फिर से ह्यूक एक्सिन को स्लैप और मारती है और जियाओवू ह्यूक एक्सिन से हेवन को डिवोर्स ना देने की वार्निंग देती है। तभी वहां पर पीछे से हॉस्पिटल की नर्स आकर जियाओवू से बताती है कि बेबे की मॉम आपकी बेटी की नाक से ब्लड आ रहा है। अब जियाओवू भागकर बेबे के रूम में चली जाती है, जहां पर डॉक्टर बेबे का ट्रीटमेंट करते रहते हैं और बेबे अपनी मॉम से बात करने लगती है। अब डॉक्टर जियाओवू को रूम के बाहर बात करने के लिए लाते हैं और कहते हैं कि यदि जल्दी से जल्दी हमारी सर्जरी नहीं हुई तो बेबे को कुछ भी हो सकता है। पर अभी भी जियाओवू के पास 5 लाख रुपए नहीं हो पाए थे, जिससे जियाओवू थोड़ा और समय मांगती है और रूम में आकर बेबे से कहती है कि तुम चिंता मत करो बेबे, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और फिर खेलने कूदने लगोगी। और फिर बेबे अपनी मॉम के लिए एक सॉन्ग गाने लगती है। तभी वहाँ पर हेवन और उनकी मॉम रूम में आ जाते हैं और जियाओवू को भला बुरा कहने लगते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। तभी जियाओवू हेवन के मुंह पर पानी डाल देती है। डॉक्टर ली रूम के अंदर आ जाते हैं और हेवन को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। अब हेवन जियाओवू को अपने साथ बाहर आने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हें बेबे के इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, मैं दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर रिक्वेस्ट करनी होगी। पर जियाओवू मजबूर होने के कारण हेवन के पैरों में गिर जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है। इधर बेबे की नाक से ब्लड आने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। तभी हॉस्पिटल की नर्स बाहर आती है और बताती है कि बेबे बेहोश हो गई है। इसके बाद हेवन उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और वहां से चले जाता है। अब जियाओवू क्रेडिट कार्ड को लेकर हॉस्पिटल की गैलरी में भागकर आती है और गिर जाती है, पर वह फिर से उठकर बेबे के रूम में पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर ली बेबे का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। पर बेबे बेहोश रहती है, वह उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉट देते रहते हैं और जियाओवू डॉक्टर ली के सामने बैठ जाती है और अपनी बेबे को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, पर वह अपनी आंखें नहीं खोलती। डॉक्टर बेबे को मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं और जियाओवू बच्चे का हाथ पकड़कर रोने लगती है और डॉक्टर से कहती है कि अभी इसका हाथ गर्म है, आप इसे बचाने की फिर से कोशिश कीजिए, और उससे बातें करने लगती है। जियाओवू को पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि जब वे बेड पर बैठे थे और बेबे बोल रही थी कि मॉम, क्या लोग मरने के बाद एक तारा बन जाते हैं? अगर ऐसा है तो मैं सबसे चमकीला तारा बनूंगी। अब जियाओवू कहती है कि बेबे, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ ही जिंदा रहोगी, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती हो बेबे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन अचानक से बेबे की धड़कन वापस आ जाती है और डॉक्टर ली उसे बचाने लगते हैं। नर्स जियाओवू को रूम में से बाहर निकाल देती है। रूम के बाहर जियाओवू भगवान की प्रार्थना करने लगती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है। अब डॉक्टर ली रूम का डोर ओपन करते हैं और जियाओवू बेबे के पास आती है और रोने लगती हैं और उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। डॉक्टर ली बताते हैं कि मैं अपने हॉस्पिटल के हेड से इसके बारे में बात करूंगा और हमारा हॉस्पिटल न्यूबॉर्न मैरो की तलाश करेगा। इसके बाद जियाओवू डॉक्टर का धन्यवाद करती है।
अब डॉक्टर ली अपने हॉस्पिटल के हेड जिनका नाम जियांगचेंग होता है उनके पास आते हैं और बेबे की फाइल दिखाते हैं। बेबे की फाइल में बेबे की पिक्चर होती है जिसे देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है। जहां पर जियांगचेंग अपनी बेटी को छोड़कर जाते रहते हैं क्योंकि उनका उनकी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है और वह अपनी बेटी को एक लॉकेट पहनाते हैं। तभी उनकी वाइफ उनकी बच्ची का हाथ पकड़कर पीछे खींच लेती है जिसके कारण उनकी बच्ची रोने लगती है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। अब जियांगचेंग वहां से चले जाते हैं। जियांगचेंग डॉक्टर ली को अपनी कहानी बताने लगते हैं कि उनका और उनकी वाइफ का डिवोर्स हो गया था और ये बच्ची उनकी बच्ची की तरह दिखाई देती है और बताते हैं कि मैं अपनी बेटी से 20 सालों से नहीं मिला हूँ। अब जियांगचेंग खुद इस केस की जांच करने के लिए जाते हैं। इधर जियाओ वू बेबे को गुड बेबी बनाने में लगी रहती है और जियांगचेंग उन्हें बाहर से देखते रहते हैं और रोने लगते हैं। तभी वह अचानक से दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर आ जाते हैं जिससे जियाओ वू पूछती है, आप कौन हो? जियांगचेंग बताते हैं कि जियाओ वू, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। जिसे सुनकर जियाओ वू को विश्वास नहीं होता है और वह रोने लगती है। वह कहती है कि डैड, मुझे लगा था कि मैं आपको कभी देख ही नहीं पाऊंगी। जियाओ वू जियांगचेंग को अपनी स्टोरी बताने लगती हैं कि कैसे उनकी मॉम उन्हें छोड़ गई और उन्होंने शादी कर ली। फिर बेबे का जन्म हुआ और वे बातें करने लगते हैं। जियाओ वू ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था। तभी बेबे जियांगचेंग से पूछती है कि क्या आप मेरे ग्रैंडपा हैं? और जियांगचेंग बताते हैं, हाँ मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। अब जियांगचेंग डॉक्टर ली से डॉक्टर युआनजो को कॉल करके बुलाने के लिए कहते हैं जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वे दुनिया के बोन मैरो एक्सपर्ट हैं। तब जियाओ वू अपने डैड से पूछती है कि आप युआनजो को कैसे जानते हो? तो उनके डैड उन्हें बताते हैं, तुम लोगों के बाद मैंने उसकी मॉम से शादी की थी और वह मेरा बेटा है और अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे सुनकर जियाओ वू बहुत खुश होती है। अब इधर डॉक्टर ली बेबे का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर युआनचो रूम के अंदर आ जाते हैं और जियाओ वू से बात करके उन्हें रूम के बाहर भेज देते हैं। अब डॉक्टर युआनचो डॉक्टर ली से बेबे का हाल पूछते हैं। डॉक्टर ली बताते हैं कि बेबे की स्थिति अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर युआनचो कहते हैं कि तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं दुनिया भर में बोन मैरो की जांच करूंगा। डॉक्टर युआनचो रूम के बाहर आते हैं और जियाओ वू से कहते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, तुम मुझसे पहले आकर क्यों नहीं मिली? चलो कोई बात नहीं, तुम बेबे को मेरे पास छोड़ दो और वहां से चले जाते हैं। इधर जियाओ वू और उनके डैड एक साथ बातें करते रहते हैं और जियाओ वू के डैड उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जिम्मेदार समझती हो? वह कहती है, नहीं डैड, इस बार हम दोनों 20 साल से दूर रहे हैं। जब से बेबे मेरी लाइफ में आई है मैं मॉम और डैड दोनों की जिम्मेदारियां को समझ पा रही हूँ और मैं यह भी समझ पा रही हूँ कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी, आप क्यों हमसे दूर रहते थे। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए मुझे बुरा लगा हो। तब जियाओ वू के पिता कहते हैं कि मुझे बेबे के लिए बहुत बुरा लगता है। मैंने बेबे से बात की थी, वह मुझे बता रही थी कि मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। मेरी बच्ची, मुझे तुम पर गर्व है। और जियाओ वू अपने डैड के शोल्डर पर अपना सिर रखकर रोने लगती है। अगले सीन में हेवन हॉस्पिटल में अपनी मॉम से कॉल पर बातें करता हुआ दिखाई देता है। हेवन को पता चल जाता है कि जियाओ वू के पिता कौन हैं और वह उनसे दोबारा शादी करना चाहता है पैसों की वजह से। तभी डॉक्टर युआनचो वहां पर आ जाते हैं और वह रूम की विंडो में से जियाओ वू और बेबे को लंच करते हुए देखते रहते हैं और रूम के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर युआनचो जियाओ वू को बाहर ले आते हैं और बताते, कल मैंने अपने फ्रेंड से बात की थी जो कि दूसरे शहर में है और यदि अभी भी हमें कोई न्यू बोर्न मैरो नहीं मिला तो हम बेबे को हमेशा के लिए खो देंगे। इसके लिए एक आखिरी और एक लास्ट ट्रीटमेंट है जिसके लिए उन्हें एक न्यू बेबी की ज़रूरत होती है। वह जियाओ वू और हेवन से एक न्यू बेबी करने के लिए कहता है। यह सारी बातें पीछे खड़े होकर हेवन सुनता रहता है, पर डॉक्टर युआनचो को भी पता रहता है कि हेवन का बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब इधर हेवन अपनी मॉम के साथ बैठकर यह सारी बातें बताता रहता है और कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जियाओ वू और मैं बेबे को बचाने के लिए एक न्यू बेबी को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि हेवन तो जियाओ वू से फिर से शादी करने के लिए सोच ही रहा था और अब यह सब और आसान हो जाएगा और उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। तभी हेवन की मॉम ह्यू केक्सिन की पिक्चर्स दिखाती है और कहती है, इसका क्या होगा यदि इसने परेशानी खड़ी की तो। और हेवन उसकी तस्वीर को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि इसे मैं कुछ पैसे देकर इसका मुंह बंद कर दूंगा। अब यह जियाओ वू की तुलना में कुछ भी मायने नहीं रखती है। अब जियाओ वू हेवन के घर पर आती है। हेवन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जियाओ वू बताती है कि हमें बेबे को बचाने के लिए एक और बेबी चाहिए, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ।
हेवन की मॉम इसके लिए एक शर्त रखती है कि यदि हेवन ने तुमसे दोबारा शादी की तो तुम्हारे पिता जो कि जियांगचेंग हैं, क्या उनका यह फ़र्ज़ नहीं बनता कि वह अपने सन इन लॉ के बिजनेस में उसकी मदद करें, जिसका मतलब जियाओवू नहीं समझ पाती है। हेवन वह सीधा सीधा बोलता है। इसके बारे में उनके डैड पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। जियाओवू के डैड बोलते हैं कि मेरी नज़रों में तुम और बेबे ही हो, बाकी ये सब प्रॉपर्टी बेकार है, मैं प्रॉपर्टी उसे दे दूंगा। अब डॉक्टर युआनजो ऑपरेशन से बाहर आ जाते हैं और बताते हैं कि सर्जरी तो सक्सेसफुल रही है, पर अभी भी बेबे खतरे से बाहर नहीं आई है और वह उन्हें रूम में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। इधर जियाओवू हेवन से होटल चलने के लिए कहती है और उसकी सभी शर्त को मानने को तैयार हो जाती है। अब रूम में डॉक्टर युआनजो और डॉक्टर ली आपस में बातें करते रहते हैं और बेबे को देखते रहते हैं। अब डॉक्टर युआनजो अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और बाहर बैठकर अपनी रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है वह बेबे के ब्लड से मैच हो जाती है, जिससे डॉक्टर युआनजो बहुत खुश होते हैं और वह जियाओवू को कॉल करते हैं। उधर होटल के रूम में जियाओवू के फ़ोन को हेवन उठा लेता है और बात नहीं सुनता है। डॉक्टर युआनजो को पता चल जाता है कि वे दोनों होटल में हैं और वह भागकर होटल के रूम में पहुंच जाते हैं और हेवन को स्लैप कर देते हैं और सारी बातें जियाओवू को बता देते हैं और वहां से जियाओवू को लेकर नीचे आ जाते हैं। डॉक्टर युआनजो जियाओवू को बताते हैं कि हमें न्यूबॉर्न मैरो मिल गया है, पर डॉक्टर युआनजो इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। वह नहीं चाहते कि किसी को भी इस बारे में पता चले कि बेबे को बोन मैरो कौन देगा है। वह इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं और कहते हैं कि कोई फ्री में ही बोन मैरो देने के लिए तैयार हो गया है, पर जियाओवू उसे देखना चाहती थी। जो उसके बच्चे को बोन मैरो देने वाला था, जियाओवू उससे मिलकर उसे धन्यवाद बोलना चाहती थी। इसके बारे में डॉक्टर युआनचो बताते हैं कि यह एक सीक्रेट है और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वह किसी को नहीं बता सकते, और वे दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब जियाओवू और डॉक्टर युआनचो हॉस्पिटल में आ जाते हैं और जियाओवू पूछती है कि आपको किसी का नाम कैसे नहीं मालूम। तब डॉक्टर युआनचो हंसकर कहते हैं, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। एक बार सर्जरी हो जाए उसके बाद हम दोनों मिलकर उसे सीक्रेट आदमी को ढूंढ लेंगे आगे। अब जियाओवू बेबे से जाकर मिलती है, जहां पर बेबे बहुत डरी हुई होती है, लेकिन जियाओवू उसे समझाती है कि नहीं बेबे, अब तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगी, फिर तुम स्कूल जाने लगोगी और खेलने कूदने लगोगी। जियाओवू बेबे को घर ले जाने लगती है, पर पीछे से डॉक्टर ली आ जाते हैं जो कि उन्हें रोक लेते हैं। फिर बताते हैं कि मैं अभी भी उनके चेकअप पर फॉलोअप कर रहा हूँ और बेबे को चेकअप और सर्जरी के लिए ले जाने की कहते हैं, और थोड़ी देर में हम बेबे को सर्जरी के लिए लेकर जाएंगे। और बेबे सर्जरी के लिए जाती रहती है तो रास्ते में उसकी मॉम उसे समझाती रहती है कि बेबे डरना मत, मैं यहीं पर ही हूँ, और डॉक्टर ली उन्हें बाहर रोक देते हैं और बेबे को सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। इधर हेवन और उनकी मॉम उनके बारे में सोचते रहते हैं कि अगर सर्जरी अनसक्सेसफुल रही तो उन्हें फिर से यही आना होगा और मेरे से रिक्वेस्ट करनी होगी, तब मैं जियाओवू की बहुत बेइज्जती करूंगा और उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। इधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर जियाओवू खड़ी रहती है और बहुत परेशान रहती है। भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तभी डॉक्टर ली दरवाज़ा खोलते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और वे बेबे को वहां से रूम में शिफ्ट कर देते हैं। वे जैसे ही बेबे को स्ट्रेचर पर लेकर जाते रहते हैं, बराबर में से डॉक्टर युआनचो भी स्ट्रेचर पर जाते रहते हैं, जो कि वही बेबे को बोन मैरो देते हैं, पर जियाओवू उन्हें देख नहीं पाती है। अब अगले दिन रूम में जियाओवू बेबे को नाश्ता खिलाती रहती है। तभी वहां पर जियाओवू के डैड आ जाते हैं और दोनों से बातें करने लगते हैं। जियाओवू और बेबे बहुत खुश रहते हैं। अब जियाओवू के डैड जैसे ही वहां से चले जाते हैं, तभी हेवन बेबे के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर वहां पर आता है, जिसे देखकर जियाओवू एंग्री हो जाती है। हेवन को बेबे के फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पता नहीं होता है, जो कि हेवन एप्पल लाता है, और एप्पल बेबे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और इतने में जियाओवू हेवन को बाहर जाने के लिए बोलती है। जैसे ही हेवन रूम से बाहर आता है तो वह डॉक्टर ली और डॉक्टर युआनजो को बाहर खड़े होकर बातें करते हुए सुनता है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर युआनजो ने ही बेबे को न्यूबॉर्न मैरो दिया है। डॉक्टर ली उनसे कहते हैं कि वह आप ही हैं जिन्होंने बेबे को न्यूबॉर्न मैरो दिया है और आप किसी को बताने भी नहीं देते हैं, इसलिए आपसे कोई मिलने भी नहीं आता है। वे दोनों बातें करते करते हॉस्पिटल की गैलरी में चले जाते हैं और साइड में खड़ा हुआ हेवन को नहीं देख पाते हैं। अब आगे हेवन अपनी मॉम से बात करता है कि मॉम, मुझे पता चल गया है कि वह सीक्रेट आदमी कौन है जिसने बेबे को न्यू बोर्न मैरो दिया है। हेवन की मोम हेवन को समझाती है कि इस बात को सीक्रेट रहने दो और तुम जाकर बोलो कि मैंने बेबे को बोन मैरो दिया है। ये बात हेवन को समझ में आ जाती है। अब अगले दिन बेबे को जियाओवू एक बुक में से स्टोरी सुनाती रहती है, जिससे बेबे बहुत खुश रहती है।
तभी हेवन वहां पर आ जाता है बेबे से मिलने के लिए। यह देखकर जियाओवू एंग्री हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हेवन कहता है कि मैं बेबे का डैड हूँ, तो जियाओवू उसे बताती है, यदि आप इसके डैड हैं तो जब कहाँ थे जब उसकी सर्जरी हो रही थी, तब कहाँ थे जब हम दोनों को आपकी ज़रूरत थी। और कहती है कि अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप हमें और परेशान ना करें। जहाँ पर हेवन बताता है कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि बेबे को बोन मैरो किसने दिया है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसने बेबे को न्यू बोन मैरो दिया है वो मैं हूँ। जिस पर जियाओवू बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। जियाओवू को पता था कि हेवन उनसे झूठ बोल सकता है। बेबे हेवन को देखना नहीं चाहती है और जियाओवू हेवन को बाहर जाने के लिए कहती है। हेवन बताता है कि यदि यह मैं नहीं दे सकता तो कौन दे सकता था दूसरों के साथ। इतनी आसानी से न्यूबॉर्न मैरो मैच कैसे हो जाता है। हेवन फिर से जियाओवू से शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी कंपनी को पहले से ही काफ़ी लॉस हुआ था। उसने एम्प्लॉय की सैलरी भी अभी तक नहीं दी थी। हेवन जियाओवू को शादी के लिए पूछता है और फिर उसे नकली न्यूबॉर्न मारो का नकली एग्रीमेंट दिखाता है जो कि उसने पहले ही बनवा लिया था, जिसे देखकर जियाओवू शॉक हो जाती है और बताता है कि मैंने होटल जाने से 2 दिन पहले ही न्यूबॉर्न मैरो का चेकअप करवाया था। जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने इसका एग्रीमेंट बनवा दिया था। और हेवन बेबे का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बेबे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने और तुम्हारी मॉम ने मुझे कैसे छोड़ दिया है। और बेबे को बहकाने लगता है और दोनों से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगता है। बेबे कहती है कि डैड, आप तो मुझसे नफरत करते हैं। हेवन कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था। जियाओवू रूम में से बाहर आ जाती है और हेवन बेबे से कहता है कि बेबे, एक बार अपनी मॉम को मना लो, मैं उनसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर बेबे ना कर देती है और हेवन बेबे पर मारने के लिए हाथ उठाने लगता है। तभी वहाँ पर जियाओवू और उनके डैड आ जाते हैं, पर वे देख नहीं पाते हैं और वे भी आकर बच्चे से बातें करने लगते हैं। जहाँ पर हेवन जियाओवू के डैड को बताता है कि हम दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं, जिसे सुनकर जियाओवू के डैड शॉक हो जाते हैं। जियाओवू के डैड हेवन से पूछते हैं कि तुम अपने काम में इतने बिजी कैसे हो सकते हो, किसी के लिए भी उसकी वाइफ और बेबी से ज़्यादा काम कैसे ज़रूरी हो सकता है। अब जियाओवू के डैड जियाओवू को बाहर ले जाते हैं और पूछते हैं कि हेवन क्या बोल रहा है। तो जियाओवू बताती है कि डैड हेवन ही है जिसने बेबे को बोन मैरो दिया है। ये बात सुनकर जियाओवू के पिता को विश्वास नहीं होता है और वह पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है। तब जियाओवू बताती है, हाँ, उन्होंने मुझे एग्रीमेंट दिखाया है। जियाओवू के डैड कहते हैं कि फिर भी तुम इससे दूसरी शादी मत करना, हम उसे उसके बदले में कुछ पैसे दे सकते हैं। जियाओवू कहती है, डैड, मैं उसे जाने के लिए नहीं बोल सकती, आखिर वही है जिन्होंने बेबे को बचाया है। अब वहाँ बेबे के रूम में हु केक्सिन आ जाती है, जिसे देखकर हेवन शॉक हो जाता है। अब जियाओवू और उसके डैड के पास डॉक्टर युआनजो आते हैं, जो अपने साथ अपना सामान भी लेकर आते हैं कि मेरे घर पर कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसके लिए मैं बाहर गया था, इसलिए मैं बेबे की सर्जरी में नहीं आ सका। वो ठीक तो है जियाओवू, उन्हें बहुत खुश होकर बताती है कि अब बेबे की स्थिति गंभीर नहीं है, पहले से बहुत अच्छी है और हमारा ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा है। अब वे दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर बेबे रोने लगती है, जिसे देखकर जियाओवू उसके पास आती है। ह्यू केक्सिन जियाओवू से कहती है कि मेन मॉम बनने वाली हूँ, हमारा पीछा करना बंद करो। हेवन झूठ बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ह्यू केक्सिन आकर हेवन को एक स्लैप मार देती है और हेवन ह्यू केक्सिन को स्लैप कर देता है। जियाओवू कहती है कि मेरी बेबे बीमार है, तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। डॉक्टर युआनजू उन दोनों को बाहर भेज देता है। हेवन ह्यू केक्सिन का हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। बाहर आकर ह्यू केक्सिन हेवन से बताती है कि अगर तुमने जियाओवू से शादी की तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हेवन कहता है कि बेबी, मेरी बात सुनो, जियाओवू के डैड के पास बहुत पैसा है और वे मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर मैंने जियाओवू से शादी कर ली तो सब ठीक हो सकता है। जैसे ही मेरी शादी जियाओवू से हो जाएगी तो उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और ये सारी प्रॉपर्टी हमारी और हमारे होने वाले बच्चों की तो होगी। जिसे सुनकर ह्यू केक्सिन उसका साथ देने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओवू और बेबे एक रूम में बैठे होते हैं। आज बेबे की हॉस्पिटल से लीव मिलने वाली होती है। अब बेबे ठीक हो गई थी। तभी वहाँ पर हेवन फूलों के साथ रूम में आता है और जियाओवू को फूल देकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाता है। डॉक्टर ली डॉक्टर जियांगचेंग के पास आते हैं और उनसे बताते हैं कि डॉक्टर युआनजो की तबीयत खराब है। वे आज चेकअप करते हुए बेहोश होकर गिर गए थे। आप एक बार उन्हें जाकर चेक करें। और डॉक्टर जियांगचेंग डॉक्टर युआनजो के पास आते हैं।
जिसे देखकर युआनचो शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे। वह कहते हैं कि मुझे पता चला है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, जिससे वे भी परेशान होते हैं। जियांगचेंग को वहाँ पर बोन मैरो का एग्रीमेंट दिख जाता है जो कि युआनचो ने बोन मैरो बेबे को दिया था। डॉक्टर जियांगचेंग युआनचो से ये सारी बातें जियाओवू को बताने के लिए बोलते हैं, पर युआनचो बताना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि वे उन पर बोझ बने। तब जियांगचेंग बताते हैं कि आपकी इस उदारता का गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हेवन ने जियाओवू को बताया है कि उसने बोन मैरो दिया है और वह अब उससे शादी करने जा रहा है। अब जियांगचेंग वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे डॉक्टर युआनजो भी आ जाते हैं। अब इधर हॉस्पिटल में नीचे हेवन बेबे और जियाओवू को ले आता है, जहां पर हेवन की मॉम कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ नीचे खड़ी रहती है। वहां पर वे सब बेबे की घर जाने की खुशी मनाते रहते हैं और वे सब बेबे को कांग्रेचुलेशन करते हैं। जियाओवू उन सब का धन्यवाद करती है। उन सबके सामने हेवन जियाओवू से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और उन सबके सामने जियाओवू को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। वहाँ पर खड़ा स्टाफ भी शादी करो चिल्लाने लगते हैं। अब जैसे ही हेवन जियाओवू का हाथ पकड़कर उसे रिंग पहनाने लगता है, तभी वहाँ पर जियाओवू के डैड जियांगचेंग आ जाते हैं और सबको रोक देते हैं। वे आकर हेवन को किक मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं और जियाओवू को बताते हैं कि यह तुम्हें फिर से धोखा दे रहा है। ये वो आदमी नहीं है जिसने बोन मैरो दिया है। जिससे हेवन गुस्से में आकर उसके पिता को भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि मैं बेबे का डैड हूँ। यदि मेरा बोन मैरो उससे मैच नहीं होगा तो किसका हो सकता है। अब डॉक्टर जियांगचेंग उसे बताते हैं कि मैं खुद अपनी आंखों से डॉक्टर युआनजो का एग्रीमेंट देखा है, जिन्होंने तुम्हारी बेटी को बोन मैरो दिया है। हेवन उनकी बातों पर विश्वास न करने के लिए बोलता है, लेकिन जियाओवू को अपने डैड की बातों पर विश्वास रहता है और वह हेवन को कहने लगती है कि तुमने मुझे फिर से इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हेवन फिर से अपना एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि देखो, यह रहा मेरा एग्रीमेंट, मेरे पर विश्वास करो। और वहां पर खड़े सभी लोगों को एक एक करके अपना एग्रीमेंट दिखाने लगता है। तभी वहां पर डॉक्टर युआनजो आ जाते हैं। हेवन डॉक्टर युआनजो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डॉक्टर युआनजो बताते हैं कि मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने आया हूँ। और डॉक्टर युआनजो भी सबको आकर अपना बोन मैरो का एग्रीमेंट दिखाने लगते हैं, जो कि वह असली एग्रीमेंट होता है। अब वहाँ पर खड़े हुए लोग हेवन को भला बुरा कहने लगते हैं और वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और वह उन सब से माफ़ी मांगने लगता है अपनी गलती की। तभी वहाँ पर जियाओवू कहती है कि हेवन अपना ये दिखावा बंद करो और यहाँ से जाओ। फिर हेवन अपने पैरों पर गिरकर जियाओवू के डैड से माफ़ी मांगने लगता है, पर वे उसे माफ़ नहीं करते और जियाओवू और उसके डैड बेबे को लेकर डॉक्टर युआनचो के साथ वहां से चले जाते हैं। अब रूम में बेबे और जियाओवू अपना बैग पैक करते रहते हैं। तभी वहां पर जियाओवू के डैड आ जाते हैं और उन्हें घर जाने के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेबे जियाओवू का हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल में लाती रहती है और उन्हें एक हॉल में खड़ा करके चली जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर युआनचो आ जाते हैं और वहां आकर जियाओवू को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। तभी वहां पर हॉस्पिटल का स्टाफ और जियाओवू के डैड आ जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। डॉक्टर युआनचो कहते हैं कि वह तुम्हारा और बेबे का ध्यान रखना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जियाओवू शादी के लिए हाँ कर देती और वहां पर खड़े सभी लोग शादी करो, शादी करो, शादी करो चिल्लाने लगते हैं और जियाओवू और डॉक्टर युआनजो की शादी हो जाती है और यहीं पर ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।